कहते हैं कि हर इंसान को अपने किए हुए पापों की सजा जरूर मिलती है। इस संसार में एक ना एक दिन उसे अपने पापों का हिसाब जरूर चुकाना पड़ता है। वो एक घना जंगल था। शरीर का खून जमा देने वाली ठंडी हवा चल रही थी। उस घने जंगल के बड़े बड़े लंबे और पेड़ के साए रात के समय में बड़े ही विचित्र आकृति बना रहे थे। ठंडी हवा की रफ्तार से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कि कुछ समय बाद उस जंगल में कोई भयानक तूफान आने वाला हो। एक लग्जरी कार उस घने जंगल की सड़क को चीरती हुई दौड़ती चली जा रही थी। उस कार के अंदर दो लोग सवार थे, चार्ल्स और राहुल। चार्ल्स बड़ी सावधानी पूर्वक गाड़ी चला रहा था और वहीं उसके बगल में बैठा हुआ राहुल खिड़की के बाहर का दृश्य देखने में व्यस्त था। वैसे तो राहुल एक बहुत ही बहादुर किस्म का व्यक्ति था, मगर इस समय उसके चेहरे पर डर के साए साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वो चार्ल्स को इशारे से बार बार बोल रहा था कि गाड़ी को और ज्यादा तेज चलाए। राहुल के बार बार बोलने पर चार्ल्स ने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर दी थी, मगर रात के समय में वो ज्यादा गाड़ी की स्पीड तेज नहीं कर सकता था। राहुल का बार बार तेजी से गाड़ी चलाने का इशारा करना चार्ल्स का ध्यान भटका दे रहा था। इस बार भी राहुल ने चार्ल्स को गाड़ी तेज चलाने का इशारा किया ही था कि तभी कार अचानक झटके देते हुए रुक गई। चार्ल्स को ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी कार के स्पीड ब्रेक लगा दिए हों। अगर चार्ल्स गाड़ी चलाने में निपुण ना होता तो अब तक तो गाड़ी पलट जाती। गाड़ी के अचानक इस तरह रुकने से चार्ल्स और राहुल बाहर निकल कर आए। उन दोनों ने देखा कि गाड़ी के चारों टायर फटे हुए थे। कड़कती हुई सर्दी में भी उनके माथे से पसीने की बूंद टपकने लगी। वो दोनों कार के चारों टायरों को हैरत भरी नजरों से देख रहे थे, मानो कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक साथ गाड़ी के चारों टायर कैसे पंचर हो सकते हैं, जबकि रोड बिल्कुल साफ और चिकना पड़ा था। वो दोनों ये सारी बातें गहराई में सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उन दोनों को ऐसा लगा जैसे कि कोई बहुत टाइगर की रफ्तार से उनके सामने से निकलकर जंगल के अंधेरे की गहराइयों में खो गया। उन दोनों का ध्यान कार के टायरों से तुरंत हटकर जंगल की ओर जाने वाले उस अदृश्य प्राणी की तरफ लग गया। कोई तो था जो बड़ी फुर्ती से उन दोनों के सामने से निकलकर अंदर गया था। अब दोनों के चेहरे की लकीरें साफ साफ झलकने लगी। वो सोचने लगे, इस घने जंगल में क्या वो सुबह तक जीवित भी रह पाएंगे या नहीं, क्योंकि जंगल बहुत घना था और दूर दूर तक आबादी का कोई नामो निशान नहीं था। अचानक उन दोनों को जैसे कुछ याद आया। उन दोनों ने अपनी जेब से तुरंत मोबाइल निकाल लिए, मगर मोबाइल की स्क्रीन को देखकर उनके चेहरे और ज्यादा निराश हो गए, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पर नेटवर्क का नामो निशान ही नहीं था। वो किसी को मदद के लिए कॉल भी नहीं कर सकते थे। चारों ओर अजीब सा कोहरा छाने लगा था। इसी कोहरे के बीच अचानक चार्ल्स की नजर जंगल के बीचों बीच बने हुए एक बहुत बड़े मेंशन हाउस पर चली गई। जंगल में बने हुए मेंशन हाउस को देखकर चार्ल्स की आंखों में विस्मय की परछाइयां लहराने लगी, मगर दूसरी तरफ उसे थोड़ा सही भी महसूस हुआ, या ये सोचकर कि आधी रात के वक्त जंगल में रात बिताने का उन दोनों का कोई सुरक्षित स्थान तो मिल गया। चार्ल्स ने राहुल की ओर देखकर कहा कि हम दोनों को रात उस मेंशन हाउस में गुजार लेनी चाहिए। सुबह हम किसी को भी मदद के लिए बुला सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल किसी भी हाल में उस मेंशन हाउस की ओर जाने के लिए तैयार ही नहीं था। राहुल का कहना था कि कुछ क्षण पहले ये जंगल वीरान नजर आ रहा था, अचानक ये मेंशन हाउस कैसे उत्पन्न हो गया। राहुल की बात सुनकर चार्ल्स राहुल के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला कि हो सकता है कि ड्राइविंग की वजह से हम दोनों इस मेंशन हाउस को ना देख पाए हों। जो भी हो, हमारे पास उसके अंदर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम दोनों उस मेंशन हाउस के अंदर नहीं गए तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। चार्ल्स की बात में राहुल को दम नजर आया। राहुल ने मेंशन हाउस की ओर जाने की हामी भर दी। वो दोनों धीरे धीरे कदमों से उस मेंशन हाउस की ओर बढ़ने लगे, मगर जैसे जैसे उनके कदम बढ़ रहे थे उन दोनों को अपना दिल डूबता हुआ सा महसूस हो रहा था।
पता नहीं क्यों उसे वो मेंशन हाउस उन्हें बहुत ही जाना पहचाना मालूम पड़ रहा था। कुछ ही समय बाद वो दोनों मेंशन हाउस के अंदर खड़े हुए थे कि उन दोनों ने देखा कि उस मेंशन हाउस की दीवारों पर बड़े बड़े चीते की खालें टंगी हुई थी और वहां आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। वो हाउस अंदर से पूरी तरह से खाली नजर आ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ उस मेंशन हाउस के हॉल में बने हुए आतिशदान में लकड़ियां जल रही थी, जो ये बता रही थी कि ये मेंशन हाउस पूरी तरह से खाली नहीं है, कोई ना कोई यहाँ पर जरूर है। राहुल और चार्ल्स आतिशदान के करीब जाकर बैठकर अपने हाथ सेकने लगे। दरअसल चार्ल्स और राहुल कोई आम व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो दोनों एक जासूस थे। और तो और वो दोनों इस देश में भी नहीं रहते थे। कल रात उन दोनों के पास उनके ही किसी एजेंट का कॉल आया। उस एजेंट ने उन दोनों को अर्जेंट इसी जंगल के आसपास बुलाया था, मगर अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उनकी कार के चारों टायर पंचर हो गए और इस वक्त वो दोनों जंगल के सन्नाटे में बने हुए उस मेंशन हाउस के अंदर आतिशदान में अपने हाथ ताप रहे थे। उन दोनों को भूख भी लग रही थी। राहुल चार्ल्स से खाने को लेकर कुछ कहने ही वाला था कि तभी उन दोनों के कानों में सीढ़ियों से किसी के नीचे उतरने के कदमों की आहट सुनाई दी। वो दोनों खड़े होकर तुरंत सीढ़ियों की ओर देखने लगे। उन दोनों ने देखा कि एक सुंदर महिला मुस्कुराती हुई एक छोटी बच्ची के साथ उन दोनों की ओर ही चली आ रही थी। उस सुंदर महिला ने ब्लैक कलर की नाइटी पहन रखी थी और उसके ठीक बगल में एक 10 वर्षीय लड़की जिसने एक ब्लैक कलर की मोटी जैकेट पहन रखी थी, उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी। कुछ ही देर में वो महिला अपनी बच्ची के साथ चार्ल्स और राहुल के सामने खड़ी हो गई और उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगी। चार्ल्स ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि वो दोनों मुसाफिर हैं। अचानक रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। सर्दी और जानवरों से बचने के लिए वो दोनों इस मेंशन हाउस के अंदर चले आए। चार्ल्स की बात सुनकर वो सुंदर महिला बड़े ही अजीब रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराती हुई बोली कि तुम दोनों ने अच्छा काम किया, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। राहुल ने उस महिला को बताया कि उन दोनों को बहुत तेज भूख लगी है। राहुल की बात सुनकर उस सुंदर महिला ने सामने की ओर इशारा कर दिया और उन दोनों ने देखा कि उस हॉल में एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल सजी हुई रखी है। वो दोनों समझ गए कि वो सुंदर महिला उन दोनों को भोजन करने का निमंत्रण दे रही है। वो दोनों धीरे धीरे कदमों से उस डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गए। उस महिला ने अपनी 10 वर्षीय बेटी को एक चेयर पर बैठा दिया और वहां से गायब हो गई। वो बच्ची उन दोनों को अजीब से अंदाज में घूरे जा रही थी। पता नहीं क्यों राहुल और चार्ल्स को उस बच्ची के घूरने का अंदाज विचलित कर दे रहा था। राहुल को ऐसा महसूस हो रहा था मानो कि उनके सामने कोई जिंदा बच्ची नहीं बल्कि किसी मुर्दा बच्ची को बैठा दिया हो। उन्हें एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। वो दोनों उठकर जाने ही वाले थे कि तभी वो सुंदर महिला हाथों में खाने की ट्रे लिए हुए मुस्कुराती हुई उनके करीब चली आई। उस महिला को देखकर अचानक उनका विचलित मन शांत हो गया। उस महिला ने मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहा कि उन दोनों को बैठकर भोजन करना चाहिए। उसने ये भी कहा कि भोजन करने के बाद अगर वो चाहें तो सामने वाले रूम में सुबह तक रुक सकते हैं। सुबह तक उसका ड्राइवर आ जाएगा और वो उन दोनों की कार की रिपेयरिंग करवा देगी। ये सुनकर उन दोनों को बहुत शांति मिली। वो दोनों चुपचाप शांति से भोजन करने लगे। भोजन करने के दौरान ही अचानक राहुल और चार्ल्स की नजर उस बच्ची पर चली गई। उस बच्ची को देखकर उन दोनों की आंखें दहशत और डर से फटी की फटी रह गई। उन दोनों ने देखा कि उस बच्ची का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ चुका था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। ये देखकर उन दोनों की चीख निकल गई। अचानक उन दोनों के कानों में किसी औरत की गुर्राहट भरी हंसने का स्वर टकराया। उन्होंने देखा कि वो सुंदर महिला एक बहुत ही भयानक रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। तभी कोई टाइगर की रफ्तार से उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उस व्यक्ति को देखकर उनके बदन में डर की कंपकपी छूटने लगी। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनका पुराना साथी टाइगर था। वही टाइगर जिसे राहुल और चार्ल्स ने धोखे से मार दिया था। राहुल और चार्ल्स ने जैसे ही अब उस सुंदर महिला और उस बच्ची को देखा, उन्होंने देखा अब उनके सामने उनके भयानक चेहरे टाइगर के कि पति पत्नी और बच्ची के रूप में परिवर्तित हो गए। ये देखकर उनके होश उड़ गए।
राहुल और चार्ल्स अविश्वास भरी नजरों से टाइगर की ओर देखे जा रहे थे। टाइगर को अपने सामने देखकर चार्ल्स और राहुल चीखते हुए बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जंगल में मारकर फेंक दिया था। मगर चार्ल्स के चीखने पर टाइगर के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आए। वो अजीब से बड़े भयावह अंदाज में उन दोनों की ओर देखकर हंसते हुए बोलने लगा कि उन दोनों की मौत उन्हें यहाँ तक खींच लाई है। उन दोनों को याद आ गया कि उन दोनों ने टाइगर और उसके परिवार को मारकर इसी जंगल के आसपास कहीं फेंका था, कि उस समय इस मेंशन हाउस का कोई वजूद ही नहीं था। वो दोनों समझ गए कि वो एक भूतिया मेंशन हाउस और मरे हुए लोगों में फंस गए हैं, जिन्हें उन दोनों ने ही मारा था। अचानक टाइगर का चेहरा देखते ही देखते बेहद भयानक हो गया। वो तीनों अपने भयानक चेहरे लेकर बुरी तरह से राहुल और चार्ल्स के सामने चीखने लगे। उनकी चीखों का शोर इतना ज्यादा था, उन दोनों ने अपना कान बंद कर लिए। उनकी चीखों में एक अजीब सी विचित्रता थी। जैसे तीनों अपने भयानक चेहरे और बड़े भयावह मुंह से चीखते जा रहे थे, राहुल और चार्ल्स को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उनके शरीर से कोई उनका रक्त खींच रहा हो। कुछ ही समय में दोनों मृत होकर उस मेंशन हाउस की जमीन पर गिर गए। दरअसल चार्ल्स, राहुल और टाइगर तीनों रॉ एजेंट ही थे और तीनों आपस में गहरे दोस्त भी थे। टाइगर अपने दोस्तों पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करता था, लेकिन एक मिशन के दौरान टाइगर, राहुल और चार्ल्स को लंदन भेजा गया, जहां पर कुछ आतंकवादियों ने टाइगर से अपना पुराना बदला लेने के लिए, उसके परिवार को जान से मारने के लिए राहुल और चार्ल्स को बड़ी रकम पेश की। वो दोनों लालच में आ गए और दोनों ने बहुत निर्दयता के साथ टाइगर की पत्नी और 10 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी। हत्या करने के दौरान टाइगर अचानक वहां पर पहुंच गया। भेद खुल जाने की वजह से अचानक उन दोनों ने धोखे से टाइगर के ऊपर भी गोली चला दी। टाइगर अपने परिवार सहित मारा गया। मगर कहते हैं कुछ लोग मर के भी नहीं मरते। टाइगर और उसके परिवार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उन तीनों की आत्माएं देश के गद्दारों से बदला लेने के लिए तड़प उठी और आखिरकार नियति राहुल और चार्ल्स को उनकी ओर खींच ही लाई। अगले दिन फॉरेस्ट ऑफिसर को राहुल और चार्ल्स की लाश उस घने जंगल में मिली, मगर वहां मेंशन हाउस का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। एक फॉरेस्ट ऑफिसर बड़ी हैरत भरे अंदाज से दूसरे फॉरेस्ट ऑफिसर से बोला कि ये तो वही जगह है जहां पर टाइगर और उसके परिवार को मारकर डाल दिया गया था। टाइगर और उसके परिवार ने देश के गद्दारों से बदला लिया था। अब उन तीनों की आत्माएं मुक्त हो चुकी थी और राहुल और चार्ल्स की आत्माएं अपनी मंजिल यानी कि नर्क में पहुंच चुकी थी।